मेरे प्यारे साथियों, जय भीम। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं जो भारत के राष्ट्रध्वज, उसके प्रतीकों और महात्मा गांधी के विचारों से जुड़ा हुआ है। यह विषय जितना ऐतिहासिक है उतना ही भावनात्मक और विचारोत्तेजक भी है। वो वाक्य, गांधी तिरंगे से चरखा हटाने पर नाराज थे। उन्होंने कहा कि तिरंगे से चरखा हटाया तो मैं सलामी नहीं दूंगा। महज एक वाक्य नहीं, बल्कि एक विचारधारा का गूढ़ संदेश है। ये उस समय की परिस्थितियों, गांधी जी की सोच और भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा तिरंगा, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग है और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, यह हमारी आजादी, विविधता और एकता का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले तिरंगे के बीच में चरखा हुआ करता था, और वो चरखा केवल एक कातने का उपकरण नहीं था, वो भारत की आत्मा का प्रतीक था। वो भारत के स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और आर्थिक आजादी का प्रतीक था। महात्मा गांधी के लिए चरखा कोई मामूली प्रतीक नहीं था, उनके लिए ये आजादी का औजार था। जब उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने कहा, हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम अपने घरों में बना खादी पहनेंगे। और खादी कैसे बनेगी? चरखे से। चरखा एक यंत्र के रूप में उस समय भारत के हर घर में स्वावलंबन और आत्मगौरव की भावना जगा रहा था। गांधी जी ने चरखे को अपने जीवन का अंग बना लिया था। वे रोज चरखा काटते थे और लोगों से आग्रह करते थे कि वे भी ऐसा करें। उनके लिए यह कोई प्रतीकात्मक गतिविधि नहीं थी, बल्कि ये आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई थी। उनका मानना था कि जब तक भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वो सच्चे मायनों में आजाद नहीं हो सकता। जब राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप तय करने की बात आई तो गांधी जी का आग्रह था कि उसमें एक चरखा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर तिरंगे से चरखा हटा दिया गया तो वो उसे सलामी नहीं देंगे। ये कथन उस समय की राजनीतिक बहसों और विचारधारात्मक मतभेदों को दर्शाता है। उस समय ये तय किया जा रहा था कि भारत का राष्ट्रध्वज क्या होना चाहिए, उसमें क्या रंग हो, क्या प्रतीक हो और क्या संदेश दिया जाए। चरखे की जगह अशोक चक्र को रखने का निर्णय कांग्रेस के कुछ नेताओं और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लिया गया था। उनका तर्क था कि अशोक चक्र, धर्म चक्र, भारत के समृद्ध अतीत का प्रतीक है और ये गति और प्रगति का भी प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि चक्र का 24 तीलियां जीवन के 24 घंटे, कर्तव्यों और समय की निरंतरता को दर्शाती है। परंतु गांधी जी इस बदलाव से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इसे स्वदेशी भावना से समझौता माना। जब उन्होंने कहा कि तिरंगे से चरखा हटाया तो मैं सलामी नहीं दूंगा, तो वो मात्र प्रतीक की बात नहीं कर रहे थे। वे ये बता रहे थे कि देश की आत्मा को नजरअंदाज किया जा रहा है। गांधी जी का विश्वास था कि भारतीय स्वतंत्रता की नींव चरखे पर टिकी है। वे ये भी मानते थे कि अगर हम अपने स्वतंत्र भारत में अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो हमारी आजादी अधूरी होगी। अब सवाल उठता है, क्या गांधी जी का यह विरोध उचित था? क्या उन्होंने जो कहा उसमें कोई गहरी बात छिपी थी? तो आइए हम उस समय की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। भारत आजाद होने के कगार पर था। संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के नेता अपने अपने दृष्टिकोण से देश का भविष्य तय कर रहे थे। इसमें एक पक्ष आधुनिकता और प्रगति की बात कर रहा था और दूसरा पक्ष जड़ों और सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहा था। गांधी जी इस दूसरे पक्ष के सबसे मजबूत स्तंभ थे। उनके लिए तिरंगे में चरखा केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवंत विचार था। वो विचार था स्वदेशी का, आत्मनिर्भरता का और गरीबों के उत्थान का। गांधी जी ने बार बार कहा कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, और जब गांवों की बात आती है तो वहां चरखा एक आम उपकरण था जिससे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। उन्होंने कहा था, भारत की आत्मा को पहचानो,
यदि तुम भारत को पहचानना चाहते हो तो चरखे की ध्वनि को सुनो। उनके लिए चरखा आर्थिक और नैतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। गांधी जी के विचारों में यह स्पष्ट था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं हो सकती। अगर भारत को सही मायनों में आजाद बनाना है तो हर नागरिक को स्वावलंबी बनाना होगा। उनके लिए चरखा उस क्रांति का औजार था, और जब इस औजार को तिरंगे से हटा दिया गया तो उन्हें यह लगा कि देश उस मूल आत्मा से दूर जा रहा है। अब अगर हम आज की स्थिति पर नजर डालें तो क्या गांधी जी की चिंता गलत थी? आज हम मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहे हैं। क्या ये सभी गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन की आधुनिक व्याख्याएं नहीं है? क्या आज भी हमें उस चरखे की याद नहीं आती जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था? गांधी जी ने जिस चरखे की बात की थी वो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है अगर हम उसकी आत्मा को समझें। भले ही हमारे तिरंगे से चरखा हट चुका हो, लेकिन अगर हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में और हमारे दृष्टिकोण में वो चरखा जिंदा है तो गांधी जी की आत्मा भी संतुष्ट होगी। मैं ये नहीं कहता कि अशोक चक्र गलत है या उसका महत्व कम है। अशोक चक्र भी हमारे महान इतिहास का प्रतीक है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस चरखे ने हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी, उसने हमारी आजादी की लड़ाई में एक विशेष भूमिका निभाई, और इसीलिए गांधी जी का उस पर इतना जोर देना वाजिब था। गांधी जी के इस कथन में अगर तिरंगे से चरखा हटाया गया तो मैं सलामी नहीं दूंगा, एक स्पष्ट चेतावनी छुपी थी। वो चेतावनी यह थी कि अगर हम अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति, अपने सिद्धांतों को भुला देंगे तो हमारी स्वतंत्रता केवल एक दिखावा रह जाएगी। तो आज जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं तो क्या हम केवल उसके रंगों को सलामी दे रहे हैं या हम उसके प्रतीकों, उसके इतिहास और उसके पीछे छिपे विचारों को भी सलामी दे रहे हैं? गांधी जी हमें याद दिलाते हैं कि झंडा केवल कपड़ा नहीं होता, वो एक विचार होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक जीवन शैली होती है। और यदि हम उस दृष्टिकोण को भूल जाएं, तो झंडे का सम्मान केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि गांधी जी के लिए तिरंगे में चरखा हटाना मूल्यों से विचलन था। उन्होंने जो विरोध दर्ज किया वो हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि हमें केवल प्रतीकों से नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे विचारों से भी जुड़ाव रखना होगा। अगर हम चरखे को अपने जीवन में, अपने समाज में और अपने राष्ट्र की नीतियों में पुनः स्थान दे सके, चाहे वो वास्तविक रूप में हो या विचारात्मक रूप में, तो हम गांधी जी के उस सपने को साकार कर सकेंगे जो उन्होंने स्वराज के रूप में देखा था। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। उनका राष्ट्रवाद नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित था। वो मानते थे कि अगर भारत को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाना है तो हर भारतीय को न केवल राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए बल्कि उसे आत्मनिर्भर, आत्मगौरवपूर्ण और नैतिक रूप से मजबूत बनाना होगा। यहीं पर चरखा सामने आता है। गांधी जी के लिए चरखा एक यंत्र नहीं बल्कि माध्यम था, गरीबी मिटाने का, बेरोजगारी हटाने का, स्वाभिमान जगाने का। जब अंग्रेज भारत में मिलों में बने कपड़े बेचते थे तो गांधी जी ने इसका जवाब चरखे से दिया। उन्होंने गांव-गांव में खादी आंदोलन चलाया और लोगों को समझाया कि अगर वे खुद सूत कातेंगे और खादी पहनेंगे तो वे न केवल अंग्रेजों की आर्थिक रीढ़ तोड़ेंगे बल्कि अपने आत्मबल को भी मजबूत करेंगे। गांधी जी ने कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन चरखा उनके हाथ में एक शस्त्र था, शांति का, आत्मनिर्भरता का और आत्मसम्मान का। चरखा आर्थिक और सामाजिक क्रांति का प्रतीक। चरखा गांधी जी की दृष्टि में उस भारत का प्रतीक था जो गांवों में बसता है। भारत की अधिकांश आबादी उस समय ग्रामीण थी और आज भी है। गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजी शासन ने कारीगरों, बुनकरों और ग्रामीण हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया था। इसके विरोध में उन्होंने
स्वदेशी आंदोलन को चरखे के माध्यम से जन आंदोलन बनाया। उन्होंने कहा था, खादी किसी एक वस्त्र का नाम नहीं है, ये एक विचार है, एक आंदोलन है। इसलिए जब यह तय किया गया कि तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र होगा, तो गांधी जी को ऐसा लगा जैसे देश की आत्मा को हटा दिया गया हो। उनके लिए ये प्रतीकों की लड़ाई नहीं थी, ये उस विचारधारा की लड़ाई थी जिसे वे पूरे जीवन जीते रहे, तिरंगा और उसके रंगों का संदेश। गांधी जी ने स्वयं तिरंगे के लिए 3 रंगों का सुझाव दिया था, लाल, हरा और सफेद। लाल हिंदुओं को, हरा मुस्लिमों को और सफेद सभी धर्मों के बीच शांति और एकता का प्रतीक था। बाद में इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग अपनाए गए। उन्होंने कहा था कि ध्वज हमारे राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिंब होना चाहिए। और जब उन्होंने बीच में चरखा रखने की बात की तो वो केवल सजावट नहीं थी। चरखा उस राष्ट्रीय चरित्र का दिल था जो मेहनत, आत्मनिर्भरता और गांवों के उत्थान की बात करता था। चरखा हटाना आधुनिकता या भूल, ये सवाल उठता है, क्या तिरंगे से चरखा हटाना एक आधुनिकता की ओर कदम था या अपनी जड़ों को भूल जाना? आजादी के बाद भारत को एक सशक्त, तकनीकी, वैज्ञानिक देश बनाना था। इसलिए तर्क दिया गया कि अशोक चक्र गति, धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह भारत के गौरवशाली अतीत से जुड़ा है और हर धर्म को साथ ले चलता है। पर गांधी जी ने इसे एक राजकीय प्रतीक माना, न कि जन प्रतीक। गांधी जी हमेशा जनमानस की बात करते थे। उन्हें चिंता थी कि चरखे को हटाकर भारत उस मूलभूत विचार को खो देगा जो जन आंदोलन से जुड़ा था। इसलिए उन्होंने विरोध किया और कहा कि ऐसे तिरंगे को मैं सलामी नहीं दूंगा। आज के भारत में चरखे की प्रासंगिकता। अब आइए सोचें, आज के भारत में चरखे का क्या महत्व है? आज भारत डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये सारे अभियान गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के नए रूप ही तो हैं। आज सरकार खुद लोगों से कहती है, स्थानीय उत्पादों को अपनाओ, अपने संसाधनों से आगे बढ़ो, अपने श्रम और हुनर को पहचानो। गांधी जी का चरखा आज भी हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है। उद्योगों में, कुटीर व्यवसायों में, महिला स्वावलंबन में और गांवों के विकास में हम चाहे जितनी तकनीक ले आएं, लेकिन अगर आत्मनिर्भरता की सोच नहीं अपनाई तो विकास अधूरा रहेगा। गांधी जी की अंतिम चेतावनी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चेतावनी दी थी, मैं देख रहा हूं कि भारत अपनी आत्मा को खोता जा रहा है। मुझे डर है कि जो स्वतंत्रता हमने पाई है वो कहीं खो न जाए। जब उन्होंने कहा कि चरखा हटाया तो मैं सलामी नहीं दूंगा, तो वे उसी डर को शब्द दे रहे थे। ये एक भावनात्मक विरोध नहीं था, ये एक वैचारिक विरोध था। तो साथियों, आज जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसकी हर रेखा, हर रंग, हर प्रतीक एक गहरी विचारधारा को दर्शाता है। गांधी जी का चरखा हमें आत्मनिर्भरता, सादगी और स्वदेशी की ओर बुलाता है। अगर हम उसे भूल गए तो हम गांधी को भूल जाएंगे, और अगर हमने गांधी को भुला दिया तो वो आत्मा खो जाएगी जिसने हमें आजादी दिलाई। हमारे झंडे से भले ही चरखा हटा हो, लेकिन अगर हमारे मन, विचार और कार्यों में वो जीवित रहे तो हम गांधी जी के सपनों का भारत बना सकते हैं। चरखा एक यंत्र नहीं, एक संदेश है। चरखा एक स्मृति नहीं, एक संकल्प है। चरखा एक प्रतीक नहीं, एक परिवर्तन है। जरूर, आइए इस ऐतिहासिक और वैचारिक भाषण को और विस्तार देते हैं। इस हिस्से में हम गांधी जी के दृष्टिकोण को आधुनिक संदर्भों से जोड़ेंगे, उनके विचारों के दीर्घकालिक प्रभावों पर प्रकाश डालेंगे और युवाओं को एक प्रेरक संदेश देंगे। गांधी जी की दृष्टि और युवाओं की भूमिका। साथियों, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था वो केवल राजनीतिक रूप से आजाद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, नैतिक और समर्थ समाज था। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा
कि स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित हो। उनका सपना था कि भारत के गांव भी विकसित हो, गरीब को रोजगार मिले और हर नागरिक अपने श्रम, साधन और सोच के बल पर खड़ा हो। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो तेजी से बदलता हुआ युग है। तकनीक, वैश्वीकरण और डिजिटल दुनिया ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन गांधी जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता, सादगी और परिश्रम की राह दिखाई, जो आज के भारत के विकास की नींव बन सकती है। गांधी जी का यह कहना कि चरखा हटाया तो मैं सलामी नहीं दूंगा, केवल अतीत का गुस्सा नहीं था, ये युवाओं के लिए एक संदेश था। तुम्हारी पहचान तुम्हारे मूल्यों से है, प्रतीकों से नहीं। अगर तुम अपने मूल्यों को भूल जाओगे तो चाहे जितना आधुनिक झंडा हो, वो केवल कागज का एक टुकड़ा बन जाएगा। स्वराज और सुराज का अंतर। गांधी जी हमेशा कहते थे कि स्वराज केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं है। असली स्वराज तब होगा जब हर व्यक्ति अपने ऊपर शासन कर सकेगा। उन्होंने एक और शब्द दिया था, सुराज। सुराज यानी अच्छा शासन, और वो शासन केवल सरकार का नहीं बल्कि आत्मशासन का भी होना चाहिए। जब उन्होंने तिरंगे में चरखे की बात की तो वो सुराज की मांग थी। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति अपने श्रम पर गर्व करे, अपने हुनर को पहचाने और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को साथ लेकर चले। चरखा और समावेशी समाज। चरखा गांधी जी की दृष्टि में सामाजिक समरसता का भी प्रतीक था। जब हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति एक ही चरखे पर सूत काटता तो वो भारत की एकता का जीता जागता उदाहरण होता। उन्होंने चरखे के माध्यम से अस्पृश्यता के खिलाफ, वर्गभेद के खिलाफ और सामाजिक अलगाव के खिलाफ संघर्ष किया। आज अगर हम भारत को जातिवाद, भेदभाव और हिंसा से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें गांधी जी के चरखे की भावना को फिर से अपनाना होगा। ये चरखा हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। नारी शक्ति और चरखे की भूमिका। गांधी जी ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया और चरखा इस क्रांति का माध्यम बना। उन्होंने कहा, एक महिला जब अपने घर में चरखा चलाती है तो वो भी देश की सेवा कर रही है। उन्होंने नारी शक्ति को समाज की रीढ़ माना और उन्हें चरखे के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। अंबेडकर वादी खतरे में। भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आदर्शों की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन समर्पित किया। अंबेडकरवाद, जो इन मूलभूत आदर्शों पर आधारित है, समाज के शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। लेकिन आज ये विचारधारा खतरे में है। दोस्तों, बाबा साहेब की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अगर आप पक्के अंबेडकरवादी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भीम और जय संविधान जरूर लिख दीजिए। अंबेडकरवाद भारतीय संविधान की आत्मा है। इसका उद्देश्य समाज में जाति, धर्म और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना और हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि समाज तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके सभी वर्ग समान रूप से सशक्त हों। अंबेडकरवाद का संघर्ष सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी वंचितों के लिए है। खतरे के संकेत। 1. जाति व्यवस्था का पुनरुत्थान। जातिवाद, जिसे समाप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया, आज भी समाज में गहराई से जड़े जमा चुका है। यह न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी कई रूपों में प्रकट होता है। शादी, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंधों में जाति आधारित भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 2. आरक्षण पर हमले। अंबेडकरवादी विचारधारा के तहत आरक्षण एक ऐसा उपाय था जो वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करता था, लेकिन आज इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। आरक्षण को योग्यता के खिलाफ दिखाकर समाज के बड़े वर्गों में इसे समाप्त करने की मांग उठ रही है। 3. असमानता और शोषण का विस्तार।
आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। गरीबों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के बजाय उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। सरकारी नीतियों में निजीकरण और उदारीकरण के कारण सामाजिक सुरक्षा कमजोर हुई है, जिससे वंचित वर्गों की स्थिति और भी खराब हो रही है। 4. संविधान पर हमले। संविधान को कमजोर करने की कोशिशें लगातार हो रही है। संविधान को बदलने की मांग और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव इस बात का संकेत है कि अंबेडकरवादी विचारधारा पर संकट मंडरा रहा है। 5. अंबेडकर के विचारों का गलत उपयोग। आज कई लोग अंबेडकर के विचारों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका नाम इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही है, जबकि उनके मूल विचारों और आदर्शों को भुला दिया गया है। संकट का समाधान। 1. शिक्षा का प्रसार। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना था। वंचित वर्गों को शिक्षित करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना बेहद जरूरी है। 2. संगठन और एकजुटता। अंबेडकरवादी विचारधारा को बचाने के लिए समाज के सभी वंचित वर्गों को एकजुट होना होगा। संगठित आंदोलन और सामूहिक प्रयासों से ही इस खतरे का सामना किया जा सकता है। 3. संविधान की रक्षा। संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त आंदोलन की जरूरत है। 4. युवा पीढ़ी को जोड़ना। युवा पीढ़ी को अंबेडकरवादी विचारधारा से जोड़ना और उन्हें इसके महत्व को समझाना जरूरी है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए युवाओं को जागरूक किया जा सकता है। 5. विचारधारा की पुनर्व्याख्या। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आज के संदर्भ में प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि वे वर्तमान समस्याओं का समाधान बन सके। अंबेडकरवाद न केवल वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पूरे समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। इसे बचाने के लिए शिक्षा, एकजुटता और आंदोलन के माध्यम से हर संभव प्रयास करना होगा। समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अंबेडकरवादी विचारधारा का संरक्षण और प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जब अंबेडकरवाद खतरे में है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाने के लिए अपने स्तर पर योगदान करें। याद रखें, अंबेडकरवादी विचारधारा केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण की विचारधारा है। अंबेडकरवाद समाज का आधार। अंबेडकरवाद केवल एक विचारधारा नहीं है, बल्कि ये समाज को न्याय, समानता और बंधुत्व की ओर ले जाने का मार्ग है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समाज की कल्पना की थी, वो न केवल जातिवाद से मुक्त था, बल्कि ऐसा समाज था जिसमें हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर सम्मान और अवसर मिल सके। लेकिन वर्तमान समय में अंबेडकर के इन विचारों को कमजोर करने की कोशिशें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अंबेडकरवाद पर हमलों के विविध रूप। 1. राजनीतिक दखल। राजनीति ने अंबेडकरवादी आंदोलन को 2 दिशाओं में प्रभावित किया है। पहली, जहां उनके विचारों को कमजोर करने के प्रयास किए गए, और दूसरी, जहां उनके नाम का उपयोग कर लोगों को गुमराह किया गया। अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्ता का उद्देश्य शोषित वर्गों को सशक्त बनाना होना चाहिए, लेकिन आज इसे उनके नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित कर दिया गया है। 2. मीडिया और गलत प्रचार। मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अक्सर अंबेडकरवादी आंदोलनों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। जातिगत शोषण के खिलाफ उठने वाली आवाजों को भड़काऊ या विभाजनकारी बताया जाता है। इसका परिणाम यह है कि समाज का एक बड़ा वर्ग अंबेडकरवाद को ठीक से समझने के बजाय इससे दूरी बनाने लगता है। 3. धार्मिक पुनरुत्थानवाद। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म को व्यक्ति की आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक बताया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर मानवता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को महत्व दिया। लेकिन वर्तमान में धार्मिक पुनरुत्थानवाद के नाम पर दलितों और शोषितों को फिर से सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर रखने की कोशिश की जा रही है। 4. शैक्षणिक बहिष्कार।
शिक्षा के क्षेत्र में अंबेडकरवाद को दबाने की कोशिशें साफ दिखाई देती हैं। कई शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार कहा था, लेकिन आज ये हथियार कई वर्गों के लिए पहुंच से दूर होता जा रहा है। अंबेडकरवादी आंदोलन की चुनौतियां। 1. एकता की कमी। अंबेडकरवादी आंदोलन के भीतर विभिन्न गुटों और विचारधाराओं के बीच एकता की कमी है। यह विखंडन आंदोलन की शक्ति को कमजोर करता है और इसे शोषणकारी ताकतों के लिए आसान निशाना बना देता है। 2. आधुनिकता के नाम पर भटकाव। आज का समाज आधुनिकता के नाम पर अंबेडकरवादी विचारधारा से दूर होता जा रहा है। लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि अंबेडकर के विचार न केवल प्रासंगिक है, बल्कि आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। 3. सांस्कृतिक दमन। अंबेडकरवादी आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन भी है। समाज के वंचित वर्गों की संस्कृति को दबाने और उसे नीचा दिखाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। यह सांस्कृतिक दमन अंबेडकरवाद को कमजोर करता है। अंबेडकरवाद की पुनर्स्थापना के उपाय। 1. ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद और भेदभाव की जड़ें गहरी है। वहां अंबेडकरवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक है। 2. वंचित वर्गों को नेतृत्व देना। अंबेडकरवादी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए वंचित वर्गों को नेतृत्व के अवसर देने होंगे। ये केवल उनके सशक्तिकरण का माध्यम नहीं होगा, बल्कि इससे आंदोलन की जड़ों को भी मजबूती मिलेगी।